अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हाशिम खान बूढ़े छबराती चाचा से कह रहा था, चाचा ये हमारा मेहमान है। बांग्लादेश में इनका बहुत बड़ा ऑटो वर्कशॉप है। यहाँ विजयवाड़ा में ये अपना एक खास वर्कशॉप खोलना चाहता है। ये कुछ रोज हमारे यहाँ ठहरेगा, इसका खास ख्याल रखना। छबराती चाचा ने मुझे सलाम किया और कहा, जनाब हम आपको हर तरह से आराम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुर्ग बिरयानी पकाने में मेरा सारे दक्कन में कोई सानी नहीं है। इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं आपको पका दूंगा। मैंने कहा ठीक है चचा, मगर मैं सादा गिदा खाता हूँ। हाशिम खान ने शबराती से कहा, इस वक्त जो कुछ पका है ले आओ, मुझे भी सख्त भूख लग रही है। अभी लाया जनाब, ये कहकर शबराती चचा किचन की तरफ चला गया। हाशिम खान कुर्सी पर और मैं पलंग पर बैठ गया। मैं दबी जबान में हाशिम खान से पूछा, क्या शबराती चाचा अपना राजदार आदमी है? हाशिम खान ने कहा, नहीं, मगर ये हमारा बड़ा पुराना मुलाजिम है। ये हमारी राजदारी का कमाल है कि इसको आज तक हमारी खुफिया सरगर्मियों का इल्म नहीं हो सका। हमें यहाँ बेहद राजदारी से अपना काम लेना पड़ता है। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि इस बूढ़े मुलाजिम को आपकी खुफिया सरगर्मियों का इल्म नहीं है? हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमको ये नाड़ी नहीं है, हमें दूसरे के दिल में झांक कर इसके दिल का हाल मालूम करना आता है। बहरहाल तुम्हें शबराती के आगे मोहतात ही रहना होगा। मैं टैक्सी चलाता हूँ और मुराद खान ने यहाँ नीचे अपना वर्कशॉप कायम कर रखा है। हम यहाँ ये काम 15-20 सालों से कर रहे हैं। इस कॉलोनी में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है। कॉलोनी के सारे लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। हम दोनों यानी मैं और मुराद खान गैर शादीशुदा हैं। हम दोनों ने कॉलोनी में यहाँ से चंद कदमों के फासले पर एक क्वार्टर किराए पर ले रखा है। हम दोनों वहाँ रहते हैं। वर्कशॉप के ऊपर वाला ये कमरा हमने मेहमानों के लिए बनाया हुआ है। हमारे मेहमान अक्सर हमारी तंजीम के मुजाहिद ही होते हैं। बूढ़ा शबराती खाना ले आया था। मैंने और हाशिम ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद बूढ़ा चाचा नीचे जाने लगा तो बोला, साहब चाय बना दूं या बाजार से ले आऊं? हाशिम खान ने कहा, बाजार से ले आओ। वो चला गया तो हाशिम खान ने कहा, शबराती को हमने खास तौर पर हिदायत कर रखी है कि जब भी हमारा कोई मेहमान आए तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नहीं रहोगे, अपना काम ख़त्म करके नीचे चले जाओगे। वो रात को सोता भी नीचे वर्कशॉप में है। शबराती कोई देर बाद चाय ले आया, चाय मेज़ पर रखकर चला गया। हाशिम खान ने चाय पीते हुए कहा, मेरे जाने के बाद तुम आराम करना, मैं शाम होते ही आ जाऊँगा। मैं अपनी टैक्सी नीचे वर्कशॉप में ही खड़ी करता हूँ। चाय पीने के फौरन बाद हाशिम खान भी चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन के सफ़र का थका हुआ था, मुझे नींद आ गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से मैं जाग पड़ा। मैं दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला। हाशिम खान अंदर आ गया। कहने लगा, नींद आएगी थी या नहीं? मैंने कहा, मैं तो सारा वक्त सोता रहा हूँ, तुम्हारे आने से मेरी आँख खुली है। वो पलंग पर बैठते हुए बोला, रात पड़ते ही मुराद खान भी आ जाएगा। वो शाम को अपनी वर्कशॉप में होता है, लेकिन अपने नए मिशन के सिलसिले में इसे एक जगह ज़रूरी जाना था। बावर्ची खाने में शबराती रात का खाना तैयार कर रहा था। हाशिम खान ने इसे आवाज़ देकर चाय बनाने को कहा। वो मुझसे बातें करने लगा। मैंने कहा, हाशिम भाई, हमें इस बात की पूरी तरह खबर रखनी होगी कि बाहर से न्यूक्लियर पुराने में लाइट हाउस के तहखाने वाली लेबॉर्ट्री में कब आता है। ये बहुत ज़रूरी है। हाशिम खान बोला, मुराद खान इसी सिलसिले में मसरूफ़ है, तुम बेफिक्र रहो। हमारे मुजाहिद उत्तर प्रदेश सरकार के हर इदारे में मौजूद हैं। हमें पल पल की खबर मिलती रहती है। न्यूक्लियर मवाद का भी हमें बर वक्त पता चल जाएगा। बूढ़ा शबराती चाय की 2 प्यालियाँ रखकर किचन में चला गया। हाशिम खान कहने लगा, तुम्हें यहाँ से बाहर आते जाते बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुमसे अगर यहाँ किसी ने पूछा तो तुम अपना नाम कमाल अहमद बताओगे और यही कहोगे कि बांग्लादेश के शहर रंगपुर में तुम्हारा ऑटो वर्कशॉप है। तुम कारोबारी सिलसिले में यहाँ आए हुए हो। इससे ज़्यादा किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ तुम्हारा यही नाम 1-2 दुकानदारों को बता दिया है। मैंने कहा, हाशिम भाई, तुम जिस तरह कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, ये मेरा पहला मिशन नहीं है। हाशिम खान मुस्कुराने लगा। बोला, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम एक इंतहाई तजर्बेकार और दिलेर कमांडो हो। तुमने बड़े मार्के मारे हैं और हमें तुम पर फख्र है। तुम्हारे कारनामों की एक पूरी तारीख हमें मालूम है। फिर भी जो एहतियाती तदाबीर मैंने तुम्हें बताई हैं, इनको बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने तकल्लुफ़न कहा, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। रात ज़रा गहरी हुई तो मुराद खान भी आ गया। मुराद खान ने हाशिम से कहा, हाशिम खान तुम नीचे वर्कशॉप में जाओ, कारीगर जाने वाला है, मैं इसके पास बैठता हूँ। हाशिम खान नीचे चला गया। मुराद खान ने मुझसे पूछा कि वहाँ से मुझे कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही। मैंने कहा, मुराद भाई, हम कमांडो लोग हैं, हमें तो रात को पत्थरों पर भी सोना आता है। यहाँ तो मुझे हर तरह से आराम है। मुराद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आराम ही की ज़रूरत है, क्योंकि जो मिशन हमारे सामने है हो सकता है इसमें हमें रातों को वीरान इलाकों में जागना भी पड़ जाए। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ मुराद भाई। ये मुझे मालूम है, मुराद खान ने कहा, बल्कि हम सब तैयार हैं। मैंने कहा, हमारे मिशन का जो सबसे मुश्किल मरहला है वो इस न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर मालूम करना है, क्योंकि सिर्फ इस खुफिया कोड नंबर से ही हमारा वतन दुश्मन के इस खतरनाक हरबे का तोड़ दरियाफ्त कर सकेगा। इस खुफिया कोड नंबर में इंतहाई राजदारी बरती जाती है और जिस मुल्क को ये एटमी मवाद फराहम किया जाता है
इसका सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साइंसदानों को ही इस कोड नंबर का इल्म होता है। न्यूक्लियर मवाद को कोई मुल्क किसी न किसी तरह अपने मुल्क में मंगवा सकता है, लेकिन जब तक इसके पास इस मटेरियल का खुफिया कोड नंबर नहीं होता, वो ना तो इसकी प्रोसेसिंग कर सकता है और ना कोई दूसरा मुल्क इसका कोई तोड़ तैयार कर सकता है। न्यूक्लियर मटेरियल के भारत में स्मगल होने में हमें सबसे पहले इस बात का पता चलाना होगा कि इस एटमी मवाद का कोड नंबर किसके पास है। हमें इस आदमी का खोज लगाकर इससे ये खुफिया कोड नंबर हासिल करने के लिए बाकायदा मंसूबा तैयार करना होगा। इसके बाद ये खुफिया नंबर हम अपने खुफिया इदारे के जरिए अपने मुल्क पहुंचा देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा मिशन पुराने लाइट हाउस लेबॉर्ट्री को तबाह करना होगा, ताकि भारत की इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे मुल्क के खिलाफ एटमी मिसाइल तैयार न कर सके। हमें जो रिपोर्ट मिली है, इसके मुताबिक न्यूक्लियर मटीरियल भारत को सप्लाई किया जा रहा है। ये इंतहाई तबाहकुन और ख़तरनाक तरीन है और बेपनाह तबाही फैलाने वाला मटेरियल है, और इसकी वजह से हमारे मुल्क की सलामती को सख्त खतरा लाहक हो गया है। मुराद खान ने मेरी सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं खुफिया कोड नंबर की अहमियत को अच्छी तरह से समझता हूँ। चुनांचे हमारा पहला मिशन इस आदमी का सुराग लगाना होगा जिसको इस कोड का इल्म है। वो एक आदमी हो या 2 आदमी हो, हम हर हालत में इसका सुराग लगा लेंगे और फिर जैसे भी हुआ, हमें जो कुछ भी करना पड़ा, हम इससे खुफिया कोड नंबर मालूम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हमें कुछ खाने की ज़रूरत है। मुराद खान ने शबराती को, जो किचन में था, आवाज़ देकर कहा, शबराती चचा, जो कुछ पकाया है ले आओ। इस दौरान वर्कशॉप बंद करके नीचे से हाशिम खान भी आ गया। शबराती ने दाल चावल बनाए थे। हमने खाना वगैरह खाया। इसके बाद चाय पी और हाशिम खान और मुराद खान मुझे अल्लाह हाफिज कहकर चले गए। उसी मकान में मुझे रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान मैं बहुत कम घर से बाहर निकलता था। 1-2 बार मुराद खान मुझे अपने साथ लेकर विजयवाड़ा की ऑटो मार्केट भी गया, ताकि अगर कोई खुफिया एजेंसी का आदमी मेरी निगरानी कर रहा हो तो इसे यकीन हो जाए कि मैं वाकई अपनी ऑटो वर्कशॉप के सिलसिले में विजयवाड़ा आया हूँ। मुराद खान मुसलसल अपने आदमियों के जरिए ये मालूम करने की कोशिश में लगा हुआ था कि फ्रांस से सप्लाई किए जाने वाला न्यूक्लियर मवाद भारत में पहुंचा है या नहीं। रात को तकरीबन 1-2 घंटे मेरे साथ मुराद खान और हाशिम खान मीटिंग किया करते थे। दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी गुजर गया। दूसरे रोज मैं शाम के वक्त मकान के छोटे से कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियर मवाद भारत पहुंच गया हो और मुराद खान के आदमियों को इसकी खबर ही ना हुई हो। ये बड़ी तशवीश की बात थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने परेशान ख्यालात से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दूसरी बार दस्तक हुई तो मैं दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन। वो मुराद खान था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मुराद खान अंदर आ गया। इसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और खामोशी से मेरे सामने वाली कुर्सी को आगे खींचते हुए मेरे पास बैठ गया। मुराद खान ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक ही परेशानी है कि कहीं हमारी बेखबरी में न्यूक्लियर मटेरियल भारत न पहुंच गया हो। मुराद खान ने धीमे लहजे में कहा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। जब एटमी मवाद एयर फ्रांस के जरिए एक तैयारे के जरिए मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंचा था तो हमारे आदमियों ने मुंबई से इसी वक्त हमें इतला कर दी थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, खुदा का शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान था। मुराद खान बोला, एयर फ्रांस का तैयारा यह एटमी मटेरियल लेकर 1 घंटा पहले मुंबई पहुंचा था और मुझे 15 मिनट हुए हैं कि इसकी इतला मिली है। मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैंने पूछा, क्या ये मटेरियल आम फ्लाइट में लाया गया है? मुराद खान ने कहा, ऐसी हिमाकत कोई भी हुकूमत नहीं करेगी। इस मकसद के लिए खास तौर पर एयर फ्रांस का तैयारा चार्टर्ड किया गया था। हमें जो रिपोर्ट मिली है इसके मुताबिक ये एटमी मवाद 6 सिलेंडरों में सील बंद है और इन सिलेंडरों को लकड़ी के सिलेंडर साइज के 6 क्रेटों में पैक करके लाया गया है। तैयारे के साथ इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का एक स्पेशल दस्ता भी आया है, जिसे खास तौर पर इस कीमती मवाद की हिफाजत के लिए भारत से फ्रांस भेजा था। मैंने पूछा, ये मटेरियल सीधा गंटोर के पुराने लाइट हाउस में पहुंचाया जाएगा या मुंबई से दिल्ली ले जाया जाएगा? मुराद खान ने कहा, हमारी इतला के मुताबिक ये सिलेंडर मुंबई से एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में लाया जाएगा। इसके बाद इसे गंटोर के ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में ये सिलेंडर कितने दिन रखे जाएंगे? मैंने पूछा। मुराद खान ने जवाब में कहा, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब ये मटेरियल गंटोर पहुंचेगा तो हमें इसकी बरवक्त इतला मिल जाएगी। मैंने कहा, मुझे मुंबई में बताया गया है कि गंटोर की लेबॉर्ट्री में इस मटेरियल की प्रोसेसिंग में कम से कम 1.5-2 माह ज़रूर लग जाएंगे। तुम्हें ठीक बताया गया है, मुराद खान ने कहा। यह हमारे हक में एक तरह से अच्छी बात है। इस दौरान हमें न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर मालूम करने का वक्त मिल जाएगा। मैंने किसी कदर तशवीश के साथ कहा, मुराद भाई, खुफिया कोड की सुराग रसानी के काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी वजह से कोड नंबर मालूम न हो सका तो न्यूक्लियर मटेरियल तबाह करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत इस कोड नंबर का एटमी मवाद फ्रांस से दोबारा मंगवा कर इस पर काम शुरू कर सकेगा। मुराद खान बोला, भाई, हमारी कोशिश तो यही होगी कि जितनी जल्दी हो सके हम इस खास आदमी का सुराग लगा लें जिसके पास कोड नंबर होगा, आगे जो अल्लाह को मंजूर। मुराद खान के इस जवाब ने मुझे मुतमईन न किया, मगर इस बारे में अपने एतमाद को मैंने मुराद खान पर जाहिर न किया। कभी मुझे ख्याल आता कि ये लोग अपने सुराग रसानी के मिशन में कामयाब हो जाएंगे, कभी मुझे ख्याल आता ये काम इन लोगों की पहुंच से बाहर है। मैंने मुराद खान से कहा, इस सिलसिले में अगर मेरी मदद भी दरकार हो तो मुझे खुशी होगी।
मुराद खान ने कहा, भाई तुम्हारी मदद की हमें बड़ी ज़रूरत होगी, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो इस वक्त तुम्हें बता देंगे, इसकी तुम फिक्र मत करो। मुझे ऑटो वर्कशॉप वाले मकान में रहते हुए मज़ीद एक हफ़्ता गुजर गया। इस दौरान मैं हस्बे मामूल ज़्यादातर मकान में ही रहता था। मुराद खान से दिन में 1-2 बार या रात को ज़रूर मुलाकात हो जाती थी। मुराद खान अपनी और अपने आदमियों की कारगुजारी के बारे में मुझे बताता था। एक रात को मुझसे मिलने आया तो कहने लगा, हमने इस आदमी का सुराग लगा लिया है जिसके पास न्यूक्लियर मवाद का खुफिया कोड नंबर है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, कौन है वो? मुराद खान ने कहा, इसका नाम कांति लाल है, गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला है। इसका ताल्लुक भारत की सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से है। 40 बरस का दुबला पतला तजर्बेकार आदमी है, बड़ा ज़ीरक और खामोश तभी आदमी है। सुबह गुजरात की इंटेलिजेंस का सरबराह भी रह चुका है। हम सिर्फ कांति लाल की एक कमजोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वो कमजोरी क्या है? मैंने पूछा। मुराद खान बोला, कांति लाल शराब और औरतों से मेल जोल रखने का बहुत शौकीन है, मगर ये सब कुछ वो बड़ी एहतियात के साथ करता है। आम महफिलों में शराब को हाथ नहीं लगाता। यहाँ विजयवाड़ा में इसकी एक पुरानी दोस्त कैसर बाई शहर की फैशनेबल इलाके के एक फ्लैट में रहती है। नीम तवाइफ है, ऊंची सोसाइटी की आदाद औरतों के यहाँ आती जाती रहती है। शहर के दौलतमंद अयाश तभी लोग कैसर बाई के फ्लैट पर आते हैं, मगर इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। कैसर बाई बड़ी एहतियात और समझबूझ के साथ ही कारोबार चला रही है। कांतिलाल के साथ चूंकि कैसर बाई की बड़ी पुरानी दोस्ती है और कैसर बाई जानती है कि कांतिलाल शराब और औरतों के शौकीन होने के बावजूद लोगों के साथ मेलजोल पसंद नहीं करता, इसलिए कांति भाई ने अपने फ्लैट में एक अलग छोटा सा कमरा कांतिलाल को दे रखा है, जहां कांतिलाल सिर्फ रात के वक्त खामोशी से आता है। कांति बाई कभी खुद इसके साथ बैठ जाती है, कभी किसी खूबसूरत लड़की को इसके पास भेज देती है जो शराब और कबाब से कांतिलाल की खिदमत करती है। कांति बाई के यहाँ 2-3 घंटे गुजारने के बाद कांतिलाल विजयवाड़ा पुलिस लाइन वाले अपने फ्लैट पर चला जाता है। मैंने पूछा कि आपके आदमियों ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि न्यूक्लियर मवाद का नंबर कांतिलाल के पास ही है और दूसरे किसी साइंसदान के पास नहीं है? इसकी तस्दीक हो चुकी है, मुराद खान ने कहा। मैंने कहा, क्या कांतिलाल न्यूक्लियर फिजिक्स का आदमी भी है? मुराद खान ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो न्यूक्लियर साइंस का आदमी नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी से है और अपनी ड्यूटी के मामले में बड़ा सख्त गिर आदमी है। मैंने कहा, अगर न्यूक्लियर मवाद का कोड नंबर सिर्फ एक आदमी कांतिलाल के पास ही है, दूसरे किसी भारतीय साइंसदान को इसका इल्म नहीं है, तो फिर ये साइंसदान न्यूक्लियर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? मुराद खान ने कहा, प्रोसेसिंग करने वाले साइंसदानों को खुफिया कोड नंबर डीमोडिफाइड करके एक फार्मूले की शक्ल में दिया जाता है। ये फार्मूला भी किसी एक साइंसदान को पूरे का पूरा नहीं दिया जाता, बल्कि हर साइंसदान को फार्मूले का सिर्फ वो हिस्सा दिया जाता है जिसकी प्रोसेसिंग में साइंसदान को ज़रूरत होती है। इसी तरह किसी साइंसदान को पूरा फार्मूला मालूम नहीं होता। मैंने एक सेकंड के तवक्कुफ के बाद मुराद खान से पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? मुराद खान कहने लगा, कांतिलाल बेहद एहतियात पसंद आदमी है, किसी से बेहद तकल्लुफ भी नहीं होता। ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ का तकाजा भी है और कांतिलाल का मिजाज भी ऐसा है। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, इस शख्स की शराब और औरत बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ख़ासतौर पर आला तरीन शराब का कांतिलाल आशिक है। आला शराब को देख कर वो बेताब हो जाता है। हमने कांतिलाल की इस कमज़ोरी को सामने रखकर एक मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे में तुम्हें मरकज़ी किरदार अदा करना होगा। मेरी सारी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। मैंने पूछा, मंसूबा क्या है? मुराद खान ने मुझे पूरी वजाहत और तफसील के साथ सारा मंसूबा सुना दिया। मैं बड़े गौर से सुनता रहा। मैंने पूछा, इस मंसूबे के लिए तो काफ़ी वसाइल की ज़रूरत है, क्या ये सारे वसाइल हमें मुयस्सर होंगे? मुराद खान ने कहा, यह सोचना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हें कल ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी होगी। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से अदा करना जानता हूँ। मुराद खान बोला, सबसे पहले तो तुम्हें कल सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से वापस अपने जंगल में खुफिया कमीगाह में चलना होगा। वहाँ तुम्हें वो तमाम ज़रूरी अशिया मुहैया कर दी जाएंगी जिनकी तुम्हें इस मिशन के लिए ज़रूरत है। तुम्हें थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके बाद तुम शहर के एक फैशनेबल होटल में कतर के एक सनतकार की हैसियत से मुंतकिल हो जाओगे। तुम्हारा नाम गोपी चंद अग्रवाल होगा। जाहिर करोगे कि कतर में तुम्हारा ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा कारोबार है और तुम आंध्र प्रदेश में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने का एक कारखाना कायम करने वाले हो। तुम अपने आप को अमृतसर के हिंदू पंजाबी जाहिर करोगे। तुम्हें कतर में कारोबार करते हुए 15-20 वर्ष गुजर चुके हैं। हमारा एक आदमी तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर साथ होगा। इसका हमारे साथ मुसलसल राब्ता होगा। वो हमारे ज़रिए तुम्हें बताता रहेगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। इसका नाम सिकंदर अली है, मगर वो राजकुमार के नाम से तुम्हारे साथ होगा। मैं ये बताता चलूँ कि सिकंदर अली का नाम भी मैंने फर्जी बताया है। इस आदमी सिकंदर अली से तुम्हें खुफिया कमीगाह में मिला दिया जाएगा। वो औरंगाबाद का रहने वाला एक पढ़ा लिखा रज़ाकार नौजवान है। यहाँ इसकी सूरत से कोई वाकिफ़ नहीं है। इसे हमने ख़ास तौर पर औरंगाबाद से मंगवाया है। वो आज रात हमारी खुफिया कमीगाह में पहुँच जाएगा। मैंने पूछा, मगर ये मंसूबा तो बहुत महंगा है, इसके लिए रुपए कहाँ से आएंगे? मुराद खान ने कहा, रुपए की हमारे पास कमी नहीं है।
इसकी भी एक झलक तुम्हें दिखा दी जाएगी। मैं सुबह 4 बजे वापस आऊँगा, तुम तैयार रहना। मुराद खान के जाने के बाद मैं देर तक इस नए मंसूबे के बारे में सोचता रहा। अगरचे इन लोगों की इस्लामी तंजीम को दक्कन के दौलतमंद मुसलमानों की माली इमदाद हासिल थी, लेकिन जो मंसूबा मुराद खान ने मुझे बताया था, इस पर बेदरेग रुपया बहाने की ज़रूरत थी। मैं टाइम पीस को सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाकर सोया था। घड़ी के अलार्म ने मुझे ठीक वक्त पर जगा दिया। मैंने उठकर जल्दी जल्दी मुँह हाथ धोया, खुद ही किचन में जाकर चाय बनाकर पी। इतने में मुराद खान भी आ गया। हाशिम खान की टैक्सी नीचे वर्कशॉप के गैराज में मौजूद थी। हाशिम खान ने टैक्सी बाहर निकाली। मुराद खान और मैं इसमें बैठ गए और टैक्सी पिछली रात के अंधेरे में विजयवाड़ा की खाली खाली सड़कों पर रवाना हो गई। खुफिया कमी गाह में सिकंदर अली नामी एक सांवले रंग का रहीन आंखों वाला और तीखे नक्शो निगार वाला लड़का पहले से हमारे इंतजार में था। मुराद खान ने उसका मुझसे तारुफ करवाया। ये सिकंदर अली है, बड़ा जांबाज किस्म का मुजाहिद है। कश्मीर के जहाद में भी 2-3 बार शरीक होने की सआदत हासिल कर चुका है। इसको सब कुछ समझा दिया गया है। फिर मुराद खान ने सिकंदर अली से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, सिकंदर अली, यह हमारा सरफरोश कमांडो है, जिसके कारनामे हम मुजाहिदों की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। मगर अब ये तुम्हारे पास गोपीचंद अग्रवाल हैं और तुम इनके पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार हो। बाकी तुम्हें जो कुछ करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। सिकंदर अली ने मेरे साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, आपकी मैंने कश्मीर के महाज पर भी मुजाहिदों से बड़ी तारीफ सुनी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ इस्लाम दुश्मन काफिरों के खिलाफ जहाद करने का मौका मिला है। मुराद खान ने सिकंदर अली से कहा, सिकंदर अली, चारपाई के नीचे 2 सूटकेस रखे हैं, इन्हें खींचकर बाहर निकालो। सिकंदर अली ने दोनों सूटकेस चारपाई के नीचे से बाहर निकाल लिए। मुराद खान ने कहा, इन्हें खोलकर इन्हें दिखाओ। सिकंदर अली ने बारी बारी दोनों सूटकेसों को खोल दिया। नीचे छत वाली कमी गाह में बिजली का बल्ब रोशन था। मैंने इसकी रोशनी में जो कुछ देखा इस पर यकीन नहीं आ रहा था। दोनों सूटकेस बड़े साइज के थे और भारत के करेंसी नोटों से भरे हुए थे। मुराद खान ने नोटों की एक गड्डी उठाकर मेरे हाथ में दी और कहा, ये वाला सूटकेस 1000 रुपए के करेंसी नोटों की गड्डियों से और दूसरा सूटकेस 500 वाले भारतीय करेंसी के नोटों से भरा हुआ है। साथ वाली कोठरी में इससे भी बड़ा एक और सूटकेस है जो 100 के नोटों से भरा हुआ है। तुम इसी मिशन पर जरूरत के मुताबिक जितना चाहो खर्च कर सकते हो। अगर रुपया पानी की तरह बहाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब तुम्हें यकीन आ गया है कि हमारे वसाइल लामहदूद हैं। मैं हजार के भारतीय करेंसी के नोटों को एक एक करके देख रहा था। मुराद खान बोला, ये बिल्कुल असली नोट हैं, तुम इसकी फिक्र न करो। मैंने नोटों की गड्डी सूटकेस में रखते हुए कहा, ये इतने सारे नोट आपके पास कहाँ से आ गए? मुराद खान मुस्कुराया, कहने लगा, ये सब के सब जाली नोट हैं, लेकिन इन्हें ऐसी टेक्निकल महारत से छापा गया है कि इनमें और असल करेंसी में जरा बराबर भी फर्क नहीं है। कोई बड़े से बड़ा माहिर भी इन्हें नकली नोट साबित नहीं कर सकता। फिर हंसते हुए बोला, हमारे जिन कारीगरों ने ये जाली नोट तैयार किए हैं वो अपने काम में इतने माहिर हैं कि अगर इन्हें कहा जाए तो वो असली आदमी के मुकाबले में बिल्कुल वैसे का वैसा नकली आदमी भी तैयार कर सकते हैं। मुराद खान ने सिकंदर अली को इशारा किया। इसने दोनों सूटकेस बंद करके इन्हें चारपाई के नीचे छुपा दिया। इसके बाद मुराद खान मुझे लेकर दूसरी छोटी कोठरी में ले आया। वहाँ भी एक बिजली का बल्ब रोशन था। चारपाई पर जो कुछ पड़ा था इसमें एक सोने की जंजीर वाली गठरी, इनमें 2 अंग्रेजी समर सूट थे, यानी कोट पतलून, एक नस्वारी रंग का, दूसरा गहरे रंग का, जो जूतों के 2 जोड़े थे, 2 चप्पल थे, 4 स्लीपिंग सूट थे, 4 नेकटाइयाँ और रेशमी जुराबें थीं, 4 ही नई खूबसूरत मर्दाना कमीजें तय करके रखी हुई थी, 2 रुमाल थे, एक मर्दाना बटवा था जिसमें नोट और विजिटिंग कार्ड और चेक बुक वगैरह रखी जाती है। मुराद खान ने मुझसे कहा, यह वो लिबास है जिसे पहनकर तुमने अपने मिशन का पहला मरहला शुरू करना है। इसने चारपाई पर से बटवा उठाकर खोला और इसमें रखे हुए 15-20 विजिटिंग कार्डों में से एक कार्ड निकालकर मुझे दिखाया। ये सुनहरी किनारों वाला बड़ा खूबसूरत कार्ड था जिस पर अंग्रेजी में J.C. अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑटो इंडस्ट्रीज का तो छपा हुआ था। मुराद खान बोला, ये तुम्हारा विजिटिंग कार्ड है। इसने सिकंदर अली से दूसरी कोठरी में रखे हुए सूटकेसों में से 1000 के 20 और 500 के 40 नोट मंगवाकर बट्टे के 2 खानों में डाल दिए। जिस चारपाई पर मेरा नया लिबास पड़ा था इसके नीचे से 100 के नोटों से भरा हुआ सूटकेस खुलवाकर इसमें 100 के 10-12 नोट बटवे के अंदर दूसरे डाले और बटवे को नस्वारी रंग के ठंडे यानी समर अंग्रेजी सूट के कोट के अंदरूनी जेब में रखते हुए मुझसे कहा, इस वक्त तुम ये सूट पहनकर कतर के दौलतमंद सनतकार गोपीचंद अग्रवाल की हैसियत से विजयवाड़ा के सबसे महंगे और मॉडर्न 5 स्टार होटल में जाओगे। मुराद खान ने सिकंदर अली से कहा, सिकंदर अली, तुम हाशिम खान के साथ जाओ और गोपीचंद अग्रवाल के पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार की हैसियत से तैयार होकर आ जाओ। तुम्हें जैसे बताया गया है वैसे ही कपड़े पहनना, यानी तुम्हारा लिबास इनके लिबास से क्वालिटी में सादा और हल्का होना चाहिए। सिकंदर अली हाशिम खान के साथ चला गया। मुराद खान मुझे साथ लेकर अपनी खुफिया कमीगाह वाले छोटे से कमरे में आकर चारपाई पर बैठ गया। मुराद खान कहने लगा, भाई, तुम्हें अपने मिशन के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारे लिए हिंदू का रूप धारना और हिंदुओं की तरह बातें करना बकौल तुम्हारे कोई नया तजर्बा नहीं है। इससे पहले तुम कई बार भारत में ये रूप धार कर अपने मिशन में कामयाबियां हासिल कर चुके हो। तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो।
हिंदुओं के मजहब और इनकी देवमाला यानी इनके देवी देवता और इनकी मजहबी रसूमात से भी वाकिफ हो। मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि तुम अपना किरदार बड़ी खूबी से निभाओगे और कांतिलाल से न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुराद खान, इस मिशन में तुम्हें ताकीद से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे पास, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वक्त बहुत कम है। इसके बाद हमारे सामने न्यूक्लियर मटेरियल के साथ पुराने लाइट हाउस और इसमें काम करने वाले साइंसदान को धमाके से उड़ाने का मिशन भी है। हमें इस मिशन के लिए भी बहुत काम करना है। मुराद खान बोला, भाई तुम्हारी तरह हम भी प्रैक्टिकल आदमी हैं, बामल मुजाहिद हैं। हमें वक्त की भी कदर है, इसकी कीमत का अंदाज़ा भी है। तुम आज 5 स्टार होटल में जाकर 2 बेडरूम वाला स्वीट ले लोगे। कल शाम को ही हाशिम खान तुम्हारी प्राइवेट टैक्सी के ड्राइवर की हैसियत से तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है। बेफिक्र रहो, हाशिम खान के लिए एक नए मॉडल की गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया गया है। ये विजयवाड़ा में बहुत सी प्राइवेट टैक्सियाँ चलती हैं, इनमें से ये गाड़ी भी एक प्राइवेट टैक्सी होगी जिसका ड्राइवर हाशिम खान होगा। तुम जब तक होटल में क़याम करोगे ये प्राइवेट टैक्सी तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाशिम खान अपनी पुरानी टैक्सी में सिकंदर अली को लिबास तब्दील करवाने लेकर गया था। वो सिकंदर अली को लेकर आ गया। सिकंदर अली ने गहरे रंग की बुश शर्ट और इसी कलर की पतलून पहन रखी थी। पाँव में समर के शूज थे। गले में सुनहरी जंजीर के साथ ऐनक की लटकी हुई थी। हाथ में चमड़े का नया ब्रीफकेस था। इसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करते हुए कहा, सर आपका सेवक, आपका पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार आपकी सेवा के लिए मौजूद है। मुराद खान और मैं मुस्कुराने लगे। मुराद खान ने हाशिम से कहा, हाशिम तुम गाड़ी लेकर नेहरू पार्क वाले गैराज में जाओ। वहां जाकर अपनी पुरानी टैक्सी गैराज में बंद करके वहां पर मौजूद नए मॉडल की गाड़ी लेकर फौरन यहाँ वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि दिन के 9:30 बजे से पहले तुम लोग 5 स्टार होटल में पहुँच जाओ, क्योंकि कतर से एक फ़्लाइट दिन के 8:30 बजे विजयवाड़ा के एयरपोर्ट पर पहुँचती है। तुम यहाँ जाहिर करोगे कि इसी फ्लाइट से आए हो। तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट इसी ब्रीफ केस में है, उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। हाशिम खान यस सर कहकर चला गया। मुराद खान ने मुझसे कहा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें दूसरी कोठरी में जाकर ये कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, नसवारी कलर का समर सूट पहनना। मैं दूसरी कोठरी में चला गया। मुराद खान मुजाहिद सिकंदर अली से बातें करने लगा। इसने सिकंदर अली से पूछा, इसकी तस्दीक यानी कंफर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। सिकंदर अली के क्या कांतिलाल परसों रात को कैसर बाई के फ्लैट में आ रहा है? सिकंदर अली बोला, सर हमने इसकी पूरी तस्दीक कर ली है, वैसे मैं आज मज़ीद तस्दीक भी कर लूँगा। मुराद खान कहने लगा, इस छोटे से एडवेंचर के बारे में मैंने इनको समझा दिया है, तुम सिर्फ इन्हें मज़ीद ब्रीफ कर देना। ये एडवेंचर तुम लोगों को बड़ी होशियारी से करना होगा। तुम इनको इस जगह पर पहुंचाकर जहां से कांतिलाल रात के वक्त कैसर बाई के हाथ जाते हुए गाड़ी में गुजरता है दूर हटकर खड़े हो जाओगे। हमारे तीनों आदमी सड़क पर इस जगह रुकावट खड़ी कर देंगे जहां से कांतिलाल की गाड़ी गुजरा करती है। जब हमारे आदमी कांतिलाल की गाड़ी के रुकते ही इसे गाड़ी में से घसीट कर बाहर निकालेंगे और इसे लूटने की कोशिश करते हुए तशद्दुद करेंगे, तो इसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है और इनको जो कुछ करना है तुम दोनों को ये बता दिया गया है। मैं दूसरा सूट पहन चुका था। नए सूट के साथ मैंने टाई भी लगा ली थी। कलाई पर गोल्डन जंजीर वाली घड़ी बंधी थी। पाँव में समर शूज थे। मैं खुश शक्ल और दौलतमंद नौजवान लग रहा था। मुराद खान ने बेख्तियार कहा, लेकिन तुम्हारे नए भेस में कमी रह गई है। वो क्या? मैंने पूछा। मुराद खान ने अपनी बास्केट की जेब में से एक छोटी सी डब्बी निकाल कर इसका ढक्कन खोला। इसमें अपनी छोटी उंगली डाली और मेरे माथे पर छोटी सी बिंदिया लगाकर कहा, अब तुम पूरे गोपी चंद अग्रवाल लग रहे हो। ये डब्बी अपने पास रखो और मुंह हाथ धोने और नहाने के बाद इसका छोटा सा टीका माथे पर जरूर लगा लिया करो। इतने में बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मुराद खान ने कहा, हाशिम खान प्राइवेट टैक्सी लेकर आ गया है। अब तुम दोनों को अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। हम अपनी खुफिया कमीगाह के जंगल वाले दरवाजे से बाहर निकल आए। कुछ फासले पर नीले रंग की एक चमकीली कार खड़ी थी। कार के पास हाशिम खान शोफर की सफ़ेद वर्दी में मौजूद था। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैं पिछली नशिस्त पर और मेरा पर्सनल सेक्रेटरी राजकुमार यानी सिकंदर अली आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। मुराद खान ने गाड़ी की खिड़की पर झुकते हुए मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।